नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी आल एग्जाम की चौथी क्लास है। ठीक है, आल एग्जाम आप समझ सकते हो, हरियाणा पुलिस हो, HSSC हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस हो या फिर PRT, TGT, PGT। तो इस क्लास में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद में रीजनिंग होती है, क्लास चूंकि छोटी होती है, और हिंदी होती है। क्लास तो छोटी होगी, लेकिन ये क्लास हमारी नियमित रूप से लगभग 90 डेज के लिए सुबह 9 बजे आएगी लाइव क्लास, और उसके बाद रिकॉर्डेड तो पूरे दिन रहेगी। अब मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में संख्याओं से रिलेटेड आज टॉपिक रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, संख्याओं पर आधारित। 3 क्लास से हमने जो पीछे पढ़ ली है, तो आज की क्लास उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और छोटी छोटी क्लासें हैं। यदि आज की जो नया स्टूडेंट है जो आज की क्लास पढ़ रहा है, उसके लिए उसको क्या करना है कि पीछे की 3 क्लास पढ़नी है। वो छोटी क्लासें, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहे हम। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, सिर्फ मैथ का भी एक कॉन्सेप्ट, रीजनिंग का भी एक, ऐसे हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। संख्याओं से रिलेटेड देखो, जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत जो संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2 और अनंत तक होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या सभी को पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, अनंत तक। और जो इवन ओड इवन नंबर सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है। तो मोटी बात यह है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, यदि हमें प्राकृत संख्या माननी पड़े, तो सीधी सी बात है कि प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है उसको हम पहली संख्या x से डिनोट करते हैं। इनमें देखो अंतर कितने कितने का है, इनमें अंतर है 1 का। नेक्स्ट प्राकृत संख्या जो क्रमागत, नेक्स्ट 1, 2, 3, 1 का अंतर है। तो नेक्स्ट प्राकृत संख्या x+1 हो गई, x+2, यानी कि ये लगातार निरंतर रूप से इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। यदि विषम संख्या हमें माननी पड़े, तो जो संख्या 1 से स्टार्ट है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। और विषम संख्या और सम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर, इनमें 2 का अंतर होता है। जब विषम संख्या 1 है, इसमें 2 का अंतर है। नेक्स्ट हो गई x+2, इससे नेक्स्ट हो गई x+4, ये हो गई विषम संख्याएं, ओड नंबर। यदि इवन नंबर की बात करें, सम संख्याएं, तो जाहिर सी बात है कि सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। और जब तक वो संख्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, जब तक वो संख्या 2 से गुणा नहीं है, जब तक उसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो यदि पहली संख्या सम 2 है, तो सम संख्या पहली 2x हो गई, 2x+2 हो गई, 2x+4 हो गई, 2x+6 हो गई, 2x जमा 2, क्योंकि 2 का ही अंतर है। तो यहां इन चीजों की हमें वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन में समय बचाना होता है। तो समय बचाने के लिए कोई चीज को हम शॉर्टकट में ज्यादा सीखते हैं। यह है बेसिक बात। मैं कहूं कि 3 क्रमागत, देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि 87 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। अब सीधी सी बात है, बड़ी संख्या क्या है। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शन देंगे, हमें ऑप्शन देंगे 29, 31, 27, जैसे ऐसे ऑप्शन देंगे 4, कोई भी ऑप्शन। तो समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन बड़ी के है, छोटी पूछी है तो ऑप्शन छोटी के है। अब बड़ी पूछी है तो ऑप्शन बड़ी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अब हम जैसे मान लो ये बड़ी मानते हैं, ये बड़ी है, तो इससे छोटी हो गई 29, इससे छोटी हो गई 27, 9, 7, 16, 1, 17। मोटी बात यह है कि इनका योग आ गया 87। ठीक है, जो कंडीशन को फुलफिल करता है। तो बड़ी संख्या आ गई हमारे पास 31। ये तो है तुरंत ऑप्शन का प्रयोग। अब जब बच्चा नई तैयारी करता है या केवल ऑनलाइन क्लासों में वो क्वेश्चन सीखता है, तो पता है वहां एग्जाम देते समय क्या करता है, वो डायरेक्ट विषम संख्या लेगा। वो
एक संख्या हो गई, दो संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई, तीनों को जोड़ के बराबर वो 87 के रख देगा, यहां से x का मान निकालेगा। तो यहां वो 1, 1.5, 2 मिनट खराब करेगा। अब यहां तो मान लो केवल 3 ही संख्या है, संख्या जाए 5, 6, 8, 7 और यहां योग बढ़ा जाए, तो ऐसे जोड़ जोड़ के देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब बात हम करें कि यहां 3 की बजाय तो मैं कहूं 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मैं यहां चेंज कर दूं, बड़ा कर दूं 325। अब 325 करूंगा तो आप समझ सकते हो 5 संख्याएं हैं, 325 है, तो ऑप्शन में वही बड़ी संख्या पूछी है, ऑप्शन तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी 70, 71, 72 कुछ भी आ जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, यहां 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, 9 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, डायरेक्ट आपको s/n करना है जमा n-1। ये तरीका याद रखना है बड़ी संख्या के लिए जब आप एसएससी के बड़े लेवल का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। एस होता है सम ऑफ यानी कि जोड़, और n होता है नंबर ऑफ नंबर्स। अब नंबर ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है कि कितनी संख्याएं हैं n की जगह, एस सम इनका योग क्या दे रखा है। और यदि यही छोटी संख्या पूछी जाती है तो यदि बड़ी याद है तो छोटी याद हो जाएगी, क्योंकि छोटी में यहां जमा की बजाय माइनस हो जाएगा बस। तो अब ये आपका आंसर मात्र और मात्र 20 सेकंड में निकलना है। एस सम ऑफ 325, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 325। एन संख्या कितनी है 5 और 5 में से 1 घटाना है, 5 × 30 65 और 4 69, ये बड़ी संख्या आ जाएगी। और बड़ी 69 है तो छोटी 61 आ जाएगी। 69 67 65 63 और 61। मोटी बात यह है कि सम ऑफ जो जोड़ है नंबर ऑफ नंबर्स का भाग देंगे, बड़ी में यहां जमा आएगा, छोटी में यहां माइनस आएगा। तो ये आपको शॉर्ट मेथड याद रखना है। अब सुनो, मैं कहूं कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग है ये 650 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग करता हूं, वर्गों का योग 650 है, दोनों का योग 34 है। ठीक है, दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में संख्याओं से आधारित जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक बात तो ये गांठ बांध लो कि हमें केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। ऑप्शन 11, 13, 15 और 17, ये 4 ऑप्शन है। छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। अब सुनो, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ऑप्शन में उठाता हूं 11। टोटल जोड़ क्या दे रखा है 34। अब छोटी संख्या पूछी है तो ऑप्शन छोटी के ही है, ये 11 है तो ये बड़ी हो गई 23। 23 और 11 होते हैं 34। ऑप्शन 11 उठाने के बजाय 13 उठाओगे, पहली संख्या छोटी 13 मानते हो, ऑप्शन बी उठाते हो, तो ये हो जाएगी 21। कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों का योग 34 करना हमें। छोटी पूछी है तो छोटी के ऑप्शन है, बड़ी पूछी है तो बड़े के ऑप्शन। कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए कि दोनों के वर्गों का योग 650 होना चाहिए। 11 का वर्ग 121, 23 का वर्ग 529। यदि इनका जोड़ 650 है तो हमारे ऑप्शन इज करेक्ट, अदरवाइज गलत है। फिर हम ऑप्शन उठाएंगे दूसरा। इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे तो एक संख्या x, दूसरी होगी 34 माइनस x, दोनों के वर्गों का योग बराबर 650। यहां से हम x का मान निकालेंगे, जो समय खराब करेंगे और कुछ नहीं। a माइनस बी का वर्ग खोल लेंगे, x एक साइड में करेंगे, फिर उसके फैक्टर बनेंगे, फिर x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये 11 हमारा सही निकलेगा। जब तक समय होगा 5 मिनट, और जब तक 5 मिनट होगा इसका मतलब हम उस टारगेट को, उस कट ऑफ को पार नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन असली हैं वो तो छूट जाएंगे। तो जितने भी संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई भिन्न है, ठीक है, कोई भिन्न है, इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि इस भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए
तो 1/3 होता है। तो वह भिन्न क्या है? अब इस तरह के क्वेश्चन हमने सीखे हैं x बटे y मान के। एक समीकरण बना दिया, दो कंडीशन होती है, दोनों समीकरण बनाएंगे, x y का मान निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करेंगे, x को बराबर करेंगे कभी y को। तो यहाँ केवल और केवल हमें ऑप्शन का प्रयोग करना है, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए निरर्थक और गलत है। ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, दोनों कंडीशन, जिसमें पहली कंडीशन लग गई इसका मतलब दोनों कंडीशन उसमें लगेंगे। अब हमने ऑप्शन बी उठाया 3/8, अंश में 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 4/8 यानी कि 1/2 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी केवल इसी में लगेगी, जब हर में 1 जोड़ेंगे तो 1/3 बिल्कुल हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में लगेंगी वो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कई बार आता है कोई भिन्न है, इसके अंश में एक भिन्न है, भिन्न के अंश में देखो, अंश में 20% वृद्धि कर दी, और जो इस भिन्न का हर है, हर में 20% कमी कर दी, तो जो भिन्न है ये भिन्न 3/5 हो जाती है। ठीक है, 3/5 हो जाती है। तो बताओ वास्तविक भिन्न क्या है? देखो, जब भिन्न के अंश में वृद्धि हो गई परसेंट में, ठीक है, या तो अंश में इतने जोड़ दिए जाएं, हर में इतने जोड़ दिए, घटा दिए जाएं। अब यहां क्या मामला है कि भिन्न वृद्धि करने के बाद, कमी करने के बाद, दोनों बार अंश और हर में वृद्धि हो सकती है, दोनों बार कमी हो सकती है, पहले कमी हो सकती है, बाद में वृद्धि हो सकती है। तो इसमें रियल जो फ्रैक्शन है, वास्तविक जो भिन्न है, हम x/y से डिनोट करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है कि सम में जोड़ना, कमी का मतलब घटाना। अंश ऊपर वाले होता है और हर नीचे वाला। ऊपर वाले में 25% वृद्धि का मतलब सीधा 125 हो गया, हर में 20% कमी का मतलब सीधा 100 में 20 घटा के 80 हो गया। तो ये भिन्न 3/5 हो जाती है। अब वास्तविक भिन्न निकालेंगे, जो नीचे 80 है ये गया ऊपर, और ऊपर 125 गुणा में नीचे आ गया, 16×5 80, 25×5 125, तो ऊपर आ गया 16×3 48 और नीचे 25×5, तो वो जो वास्तविक भिन्न है वो 48/125 है। अगर इसको ये आगे और कटेगा तो काट देंगे, और नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 कर्मागत यानी कि कर्मानुसार आगे 3 कर्मागत प्राकृत संख्याएं हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। प्राकृत संख्याएं हैं, इनके जो वर्गों का योग है, इनके वर्गों का जो योग है ये 1325 है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? देखो, ये 3 जो हैं ये प्राकृत भी हो सकती है, ये सम संख्याएं हो सकती है, विषम हो सकती है। बैठ यार, हमसे कोई बात नहीं। तो इसको डायरेक्ट आपको s/n से रिप्रेजेंट करना है। s सम ऑफ यानी कि योग, इनका जोड़ क्या है, और n कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ नंबर्स, कितनी संख्याएं हैं। जोड़ है, वर्गों का जोड़ 1325 है, और नंबर ऑफ नंबर्स 3 है। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3। यहां से 2 बच गए, 2 को छोड़ दो, ये तुम्हारा कोई मतलब नहीं इनका। रिमाइंडर छोड़ना है, ये जो संख्या वर्ग संख्या है, चूंकि वर्ग है, तो ये जो 441 21 का वर्ग होता है, प्राकृत है तो 1 कम करो, ये 20 का वर्ग और ये 22 का वर्ग। लगातार प्राकृत है तो कहोगे 20, 21 और 22, 3 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग 1325 आएगा। बड़ी संख्या पूछे तो हमारा आंसर 22 रहेगा, छोटी पूछे तो हमारा आंसर 20 रहेगा। अब एक कमेंट्स के लिए क्वेश्चन तुम्हें करना है, और वो क्वेश्चन करना है 3 क्रमागत प्राकृत की बजाय मैं कहूं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। तो इसमें आपको बड़ी संख्या बतानी है और कमेंट्स जरूर करना है। यदि पूरी क्लास मन करके देखो, तुम्हें बढ़िया लगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके और कमेंट्स में जवाब लिखना है। अब रीजनिंग का जो टॉपिक है हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट भाषा। ठीक है, कूट भाषा। देखो, ये जो हमारी क्लास है ये नियमित रूप से 9 बजे आती है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, एक एक टॉपिक पकड़ते हैं हम।
क्लास छोटी बनाते हैं लेकिन टॉपिक एक एक पकड़ेंगे। लगभग 90 डेज 90 दिन के अंदर जितने भी वेरियस प्रकार के एग्जाम हैं, जो जिनका एग्जाम डेट अभी आने वाले हैं और जो जिनके चल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि 90 दिन की जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है वो एक क्लास के माध्यम से जो साथी जिसको अच्छी लगे, देखो अच्छा लगना तो एक दूसरी बात होती है। एक हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि भाई हमने कहीं कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो वो अगर आपको बढ़िया लगता है, बढ़िया तैयारी है तो करते रहो। और यदि जो नया साथी है, नया बच्चा है, जो इन क्लासों को यदि मन करके देखेगा तो विद गारंटी चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दोगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यदि नियमित रूप से जो क्लास लेना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लेना चाहता एज यू लाइक मोस्ट। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया था जब भी हम एग्जाम कोई देते हैं तो क्या करेंगे, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो, आपको अल्फाबेट इस कंडीशन में लिखनी है। इससे यह फायदा होता है कि मैंने पिछली क्लास में बताया था किसी वर्ण और उसके विपरीत का योग 27 होता है। जी यदि 60 पे है तो टी 20 पे होगा, 20 और 7 27। यदि जे तुम्हें पता है 10 पे है तो ये क्यू 17 पे होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 होता है। एम तक तो 13 अक्षर हमें याद है, उसके नीचे एनओ ऐसे लिखोगे तो ये हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि यू कौन से पे आएगा, क्योंकि एफ का जब हमें पता है तो दोनों का जोड़ यदि 27 है तो यू 21 पे आएगा। तो कूट भाषा को भी हम 2 पार्टों में करेंगे। एक में तो बिल्कुल सिंपल ये है कि एक वर्ण का जब अनुपात दिया जाता है, यदि H को S लिखा जाता है तो K को क्या लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि H का उल्टा S होता है, तो K का उल्टा तुम्हें पता है P होता है, और ये तुमने लिखी रखी है अल्फाबेट। तो तुरंत तुम्हें ऐसा जब एक वर्ण का जब अनुपात होता है तो डायरेक्ट यहां देखेंगे, H को यदि K लिखा जाता है तो S को क्या लिखा जाएगा। तो समझ जाना, पहले का संबंध तीसरे से है, दूसरे का चौथे से करना हमें। तो कई बार क्या होता है कि पहले का संबंध तीसरे से है, दूसरे का चौथे से होगा। कई बार पहले का संबंध चौथे से है, दूसरे का तीसरे से होगा। अब सुनो, 2-3 सीरीज आते हैं एग्जाम में, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। तो यहाँ साइन ऑफ इंटरवेशन आएगा, तो ये सीरीज आएगी। तो तुम समझ जाना, ये सीरीज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कई बार आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ जून की जगह, और यहाँ जुलाई। तो ये कई बार आता है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6, तो ये 7। तो ये इस तरह की सीरीज आती है। एक होती है, ये आती है विग्नोर, ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन ऐसे, यहाँ साइन ऑफ इंटरवेशन लगा देंगे। ये जैसे वायलेट बैंगनी होता है, ये रेड लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी बात और क्लियर करूँ आपकी, जो रेड जो होती है इसकी जो तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तरंग धैर्य का मतलब होता है कि ये सबसे गाढ़ा होता है जिसका विचलन नहीं होता। इसको ऐसे देसी भाषा में समझो, इसकी तरंग धैर्य सबसे कम होती है। अगर विचलन की बात करें, सबसे ज्यादा फैलता कौन सा है, तो विचलन सर्वाधिक बैंगनी का होता है, और फैलता विचलन सबसे कम होता है रेड का। प्राथमिक रंग होते हैं आरबीजी, प्राथमिक रंग होते हैं टीवी, जो चलचित्र जो टेलीविजन होता है उसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है आरबीजी का। आरबीजी प्राथमिक रंग है। तो यहां मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कई बार ऐसे आता है कि एस को एम लिखा जाता है तो टी को क्या लिखा जाएगा। तो संडे को यदि मंडे तो ट्यूसडे को वेडनेसडे लिखा जाएगा। यदि मैं कहूं कि 1 को 2 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। यदि मैं कहूं जनवरी को फरवरी लिखा जाता है तो मार्च को क्या लिखा जाएगा, अप्रैल लिखा जाएगा। एक जो न्यूज होती है, देखो न्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि एन को यदि ई लिखा जाता है तो डब्ल्यू को तुम्हें बताना है एस लिखा जाता है। जब आप डायरेक्शन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ईस्ट जो है राइट साइड में होती है, हमारे राइट में
राइट एंड की तरफ होती है। ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है, मुख के सामने नॉर्थ होता है, इसका उल्टा साउथ होता है। तो कई बार ये कहेंगे कि यदि ईस्ट को वेस्ट लिखा जाता है तो नॉर्थ को, तो कई बार वहां हमें ध्यान नहीं आता। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, कोई चीज को जब अभ्यास में लाएंगे, अभ्यस्त होंगे उस चीज के। जब किसी चीज के हम अभ्यस्त होते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब ये चीजें बार बार हमारे दिमाग में रिपीट होती रहेंगी तो वहां जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पेपर में एग्जाम सोल्व करेंगे, तो ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी तुरंत। अब ये सीरीज आ गई है इंद्रधनुष के 7 रंगों की, तो यदि ये बार बार रिपीट करेंगे, 1 2 3 है, जनवरी फरवरी है, संडे मंडे है। अब एक एस्टेट में क्वेश्चन आया था, एस्टेट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि आई को यदि वी कहा जाता है तो के को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो गए थे, भाई आई 9वें स्थान पर है, वी 22वें स्थान पर है, तो के 11 पर है, तो इनका अंतर वो ऑप्शन में नहीं मिला हमें। तो यहाँ क्या था कि आई में 1 रेखा है, वी में 2, आई में 1 रेखा है, वी में 2 रेखाएं हैं, के में 3 रेखाएं हैं, तो या तो ऑप्शन एम मिलेगा या फिर डब्ल्यू मिलेगा। इनमें 4 रेखाएं होती है, तो ये रेखाओं से रिलेटेड भी बांट देते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कूट भाषा में आज मैंने केवल एक वर्ण के जितने भी मामले थे वो सारे सुलझा दिए तुम्हारे। एक जब वर्ण है, उस एक वर्ण पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो विपरीत का नियम होगा, या रेखाओं से रिलेटेड होगा, या ये डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, या संडे मंडे जनवरी फरवरी 1 2 और रंगों से, इंद्रधनुष के 7 रंगों से रिलेटेड। एक वर्ण के अनुपात में ये चीजें सारी यदि तुम्हें ध्यान है तो एक वर्ण का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हिंदी में जो है, हिंदी में जो हमारा टॉपिक है भाषा से रिलेटेड चल रहा है, फिलहाल 4थी क्लास है, तो भाषा में एक छोटा सा हम हर सब्जेक्ट का एक ही पोर्शन उठाते हैं, बस उसमें रिलेटेड ही सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। यदि क्लास अच्छे लगे तो इसमें इसको सब्सक्राइब करना, और ना लगे तो देख के अपने आप ही चले जाओगे। अब भाषा जो है, भाषा सबसे पहले मैं कहूं कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो है वैदिक संस्कृत। टोटल 5 चरण थे। हिंदी भाषा 5 चरणों से गुजरी है। जब हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा बनाया गया तो टोटल 5 चरणों से गुजरना पड़ा, और ये जो 5 चरण हैं आज इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। ये राजभाषा बना था अनुच्छेद 343 में, ठीक है, और भाग 17 में। अब सुनो 5 चरण कौन कौन से? जब हम बात करें 5 चरणों की तो पहला तो था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो था उसमें केवल वेदों की 4 वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, 4 वेदों की रचना हुई। सभी को पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, संगीत का संबंध सामवेद से है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद में लिखा हुआ है। अथर्ववेद है, उसमें राजा का राज तिलक है, जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र है। ठीक है, पांडवों का जो अंतिम था परीक्षित, वो अथर्ववेद में उसका उल्लेख है। ये कई चीजें जीके से रिलेटेड है। वैदिक संस्कृत के बाद जो आया है वो आया है लौकिक संस्कृत। और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक जो संस्कृत है, इसमें एक तो रामायण की, ठीक है, एक तो रामायण की और एक महाभारत की रचना हुई। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में 18 का आंकड़ा है, 18 अध्याय है, 18 दिन युद्ध चला। ठीक है, कई चीजें हैं। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। ठीक है, रामायण वाल्मीकि है आदि कवि, महाभारत वेद व्यास है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक विद्वान हुआ, व्याकरणाचार्य हुआ पाणिनि, प्रथम व्याकरणाचार्य था। ये प्रथम व्याकरणाचार्य था। और इसकी एक खास बात यह है कि इसकी एक रचना आई थी अष्टाध्यायी।
ठीक है, जो व्याकरण से रिलेटेड ही ये रचना है, अष्टाध्यायी। इसको देववाणी भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है देववाणी। तो इसमें लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग इनमें हुआ है। उसके बाद में आती है पाली। पाली जो है, पाली का जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ यदि मैं लेता हूं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध वचन। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। बुद्ध के जो भी महात्मा बुद्ध हुए हैं उनके वचन पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध ने 3 उनके पिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो वो सारी तीनों जो है रचनाएं वो पाली भाषा में है। उसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत का अर्थ होता है प्राक कृतम, प्राक पूर्व, शायद प्राक कर्तम होता है, ऐसे कुछ है, प्राकृत ऐसे है, यानी कि पूर्व में बनी हुई, सबसे जो पहले जो बनी हुई है वो प्राकृत है। बाद में काट दे इसको। प्राकृतम प्राकृत है, पूर्व में बनी हुई, यानी कि ये ठीक से मेरे ध्यान दिए, ये कैसे है, इसका मतलब ये होता है कि प्राकृत जो है भाषा है या ये सबसे प्राचीन है। संस्कृत जो भाषा है वो भी प्राकृत से बनी है। इसका मतलब पहले से बनी हुई। पहले से बनी हुई मतलब वो एक इसमें एग्जाम्पल होता है कि जिस तरह जल सागर से निकलता है और सागर में मिल जाता है, उसी तरह सभी भाषाएं प्राकृत से बनी हैं। प्राकृत पहले बनी हुई, सारी भाषाएं प्राकृत से ही बनी हैं। तो प्राकृत और संस्कृत की यही खास बात है कि संस्कृत जो भाषा है वो प्राकृत से ही बनी मानी जाती है, कि बोलने में तो सबसे प्राचीन प्राकृत है और लेखन की दृष्टि से सबसे प्राचीन संस्कृत है। और प्राकृत के बाद में जो आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश में इसमें थोड़े से क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग है। इसमें थोड़े से ये कह सकते हो कि व्याकरण संबद्ध नियम नहीं है इसमें अपभ्रंश में, और इसको संधिकालीन भाषा बोलते हैं। संधिकालीन का मतलब ये है कि जो मध्यकालीन भाषा है और आधुनिक भाषा, इसके बीच की कड़ी अपभ्रंश है। लगभग आदिकाल की भाषा जो साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद हम बात करें कि हिंदी की भिन्न भिन्न बोलियां, ये 5वां चरण था, भिन्न भिन्न बोलियां। और ये जो बोलियां है, हरियाणवी है, ये 5वां चरण है। हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी भाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली। उसके बाद आप करोगे राजस्थान की है ये हाड़ौती, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न बोलियों ने भारतीय समाज का स्थान लिया था। और उसके बाद 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। राजभाषा इसलिए घोषित किया था कि राष्ट्रभाषा, महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। मैंने बताया था कि राष्ट्रभाषा का मतलब है सभी को बोलना पड़ेगा वो भाषा, ठीक है, वो सभी बोलने के लिए बाध्य है। तो कुछ एक लोगों ने इसका विरोध किया था कि जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो हम हिंदी बोलने के लिए बाध्य क्यों हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा। इसलिए इसको राजभाषा बनाया गया और 1949 में बनाया गया, ठीक है। हिंदी को, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को हमारे राष्ट्र की आत्मा कहा है। और लगभग जो हिंदी भाषा का जो 5 चरण है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नियमित रूप से संडे को छोड़कर हमारी 9 बजे क्लास होती है। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।